हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं थियोरीज ऑफ सिटीजनशिप, जो कि इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने कवर करी थी लिबरल थियोरी ऑफ सिटीजनशिप, रिपब्लिकन थियोरी और लिबर्टेरियन थियोरी ऑफ सिटीजनशिप। वहीं आज हम कवर करेंगे कम्युनिटेरियन थियोरी ऑफ सिटीजनशिप, मार्क्सिस्ट थियोरी एज वेल एज प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सिटीजनशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थियोरी फॉर टुडे, और रादर द फोर्थ थियोरी, जो कि है कम्युनिटेरियन थियोरी ऑफ सिटीजनशिप। कम्युनिटेरियन को हिंदी में कहते हैं समुदायवाद। तो ये बनता है नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत। ये जो थियोरी है ये ग्रुप राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है बजाय कि इंडिविजुअल राइट्स के, इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिबर्टेरियन थियोरी, जो कि इंडिविजुअल राइट्स पर एम्फेसाइज करती थी। और लिबर्टेरियन थियोरी को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। कम्युनिटेरियनिज्म का आइडिया ही कम्युनिटी पर आधारित है, इसीलिए कम्युनिटेरियंस मानते हैं कि कम्युनिटी या समुदाय इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुदाय पहले आता है और फिर इंडिविजुअल, और इसीलिए एक सिटीजन को अपने आप को कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करता है। जैसे कि कोई आदिवासी है तो उसे आदिवासी कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करना चाहिए, या अगर कोई LGBTQ है तो उसे LGBTQ कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि कम्युनिटी ही है जो एक इंसान को उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, उसकी पर्सनालिटी को शेप करती है। एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी कम्युनिटी की वजह से है, और इसीलिए उस इंडिविजुअल को, जो कि एक सिटीजन भी होता है, पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली। वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने, लॉ मेकिंग का पार्ट बने, ताकि वो अपनी कम्युनिटी का वेलफेयर कर सके, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके। एंड इट ऑल्सो बिलीव्स दैट कि जो इंडिविजुअल है उसकी कम्युनिटी के प्रति कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और यही ये लिबरल थियोरी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है, जो उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द कम्युनिटी, उसकी बात नहीं करती हैं। मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं इस थियोरी के एना अरेंथ, माइकल वॉल्जर और बेंजामिन बार्बर। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स भी मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। ये थियोरी मानती है कि सिटीजन को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। वो पॉलिटिकल डिबेट्स का हिस्सा बने, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी कम्युनिटी का भला कर सकें, उसके फ्यूचर को शेप कर सकें, एक दिशा प्रोवाइड कर सकें। और एक इंडिविजुअल सही मायने में कम्युनिटी का सिटीजन तभी बन सकता है जब वो कम्युनिटी में अपने आप को एसिमिलेट कर ले। कोई भी कम्युनिटी हो, उसका अपना कल्चर होता है, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने कुछ बिलीव्स और आइडियाज होते हैं जिनको वो फॉलो करती हैं। इन्हीं सब चीजों को एक इंडिविजुअल अपने आप में समा ले, अपने आप में इंक्लूड कर ले, तभी वो सही मायने में कम्युनिटी का सिटीजन बन पाएगा। तो ना ही एक इंडिविजुअल देश का सिटीजन है, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी का भी सिटीजन है। तो इस थियोरी का मेन फोकस क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल को, जो एक सिटीजन है, अपने आप को कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसको वो बिलोंग करता है, और उसी कम्युनिटी के भले के लिए वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने, ताकि उससे कम्युनिटी का भला हो सके। इस थियोरी की डीमेरिट आप समझ ही गए होंगे, ये कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो ऐसे देश जहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या? जैसे कि इंडिया या कनाडा। ऐसे में हर कोई अगर अपनी कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देने लगे ओवर द नेशनल इंटरेस्ट, तो वो देश तो ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। एक डिवीजन क्रिएट हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझेगी, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। ऐसे में स्टेट के अलग अलग हिस्से या टुकड़े हो सकते हैं। वहीं मेरिट यह है कि एक कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देता है, एक कम्युनिटी के कल्चर, उसके ट्रेडिशंस और बिलीव्स को सपोर्ट करता है। तो ये होती है कम्युनिटेरियन थियोरी ऑफ सिटीजनशिप।
The second theory for today is the Marxist theory of citizenship. ओवरऑल ये हमारी फिफ्थ थियोरी है। इसको हम दो पार्ट्स में समझते हैं। पहला है क्लासिकल वर्जन और जो कि है मॉडर्न वर्जन। मॉडर्न वर्जन में हम मेनली एंथनी गिडेंस के मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ सिटीजनशिप को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल वर्जन से, जो कि मार्क्स की टीचिंग से प्रभावित है। तो एज यूजुअल ये सिटीजनशिप को क्लास कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रोडक्ट मानता है, जो कि मार्क्सिज्म का कोर होता है। ये वर्जन मानता है कि सिटीजनशिप का आधार वो राइट्स होते हैं जो कि एक क्लास अपने लिए जीतती है अपनी ओपोनेंट क्लास के राइट्स को सप्रेस कर देने के बाद। तो जैसे कि सिविल राइट्स मिले थे बुर्जुआ क्लास को जब उन्होंने फ्यूडल क्लास के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। इसके बाद वर्किंग क्लास को मिले इकोनॉमिक सोशल राइट्स, जो कि उन्होंने बुर्जुआ क्लास के अगेंस्ट फाइट करके अचीव किए। ये मानते हैं कि जो गरीब जनता है, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो प्रॉपरली अपने सिटीजनशिप राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में डोमिनेंस होता है पावरफुल सेक्शंस का, जो कि इकोनॉमिकली भी पावरफुल होते हैं। और इसीलिए क्लासिकल मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेरी है। जैसे ही रेवोल्यूशन के बाद स्टेट खत्म हो जाएगी, यानी कि आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म, तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होएगा तब कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। लोग क्या करेंगे पॉलिटिकल राइट्स का जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे? और पॉलिटिकल राइट्स तो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सिटीजनशिप की। तो ये होता है क्लासिकल वर्जन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स को क्लास कॉन्फ्लिक्ट का प्रोडक्ट मानता है। फिर आता है मॉडर्न वर्जन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, जिसके मेन एक्सपोनेंट है एंथनी गिडेंस। और ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं: अ कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी एंड द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। ये आपको पता होने चाहिए। गिडेंस भी ये मानते हैं कि अंडर प्रिविलेज क्लासेस को सिटीजनशिप स्ट्रगल के थ्रू ही मिली है। इसमें वो फर्दर दो तरीकों के सिटीजनशिप राइट्स के बारे में बताते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये वही सिविल राइट्स हैं जिनकी पहले बात की गई है। इस प्रकार के सिविल राइट्स को बुर्जुआसी क्लास ने जीता था जब उन्होंने फ्यूडल क्लास के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। और फिर आते हैं इकोनॉमिक सिविल राइट्स। ये राइट्स वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट को तब मिले थे जब उन्होंने बुर्जुआस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। तो जब एक क्लास दूसरी क्लास के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है तभी उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, जो कि सिटीजनशिप से एसोसिएटेड होते हैं। फिर गिडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर का, जिसमें वो बताते हैं कि सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट है वो 16th सेंचुरी से या 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, जब स्टेट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के यूज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और वो पॉपुलेशन को सुपरवाइज करने लगी, उनके रिगार्डिंग जो डेटा है उसको स्टोर करने लगी, क्योंकि स्टेट की सॉवरेनिटी 16th सेंचुरी में इंक्रीज हो गई थी और इसीलिए वो अपनी पॉपुलेशन का सर्वेलेंस करने लगी। हालांकि इस काम को सिर्फ फोर्स की यूज के थ्रू नहीं किया जा सकता था। इसके लिए स्टेट को सिटीजन्स के साथ कोऑपरेशन की जरूरत थी और इसीलिए स्टेट अब सिटीजन्स के साथ कोऑपरेट करने लगी। जो सोसाइटी में अलग अलग सबऑर्डिनेट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, स्टेट उन्हें भी कुछ पावर्स एंड राइट्स प्रोवाइड करने लगी, सो दैट सिटीजन्स और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। ये होता है टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर। अपने इसी टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में गिडेंस ये बताते हैं कि कैपिटलिज्म अब पहले जैसा नहीं रह गया है। ये अब वेलफेयर कैपिटलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्योंकि बदलते समय के अनुसार इसे अपने आप को चेंज करना पड़ा। बिकॉज लाइक आई मेंशन बिफोर, अब स्टेट्स की ये जरूरत थी कि सिटीजन्स उनके साथ कोऑपरेट करें, जिस वजह से उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स को राइट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए। और सिर्फ यही नहीं, वर्किंग क्लास के पास जो राइट्स थे
कैपिटलिस्ट स्टेट्स उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने लगी। ऐसी स्टेट्स ने अपने आप में एक बदलाव लाया। वो वेलफेयर के कार्य भी करने लगी, जिसे पॉजिटिव लिबरलिज्म का भी नाम दिया जाता है लिबरलिस्ट द्वारा। तो इससे ये इंश्योर किया गया कि कैपिटलिज्म को कोई खतरा ना हो, कैपिटलिज्म मेंटेन रहे, थोड़ी सी बस इसकी फॉर्म चेंज हो जाए, इसमें थोड़ा सा वेलफेयरिज्म ले आया जाए, ताकि कोई इस इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम को चैलेंज ना कर सके, कोई इसके अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर सके, क्योंकि अब तो हर क्लास के पास अपने अपने राइट्स होंगे, उनका वेलफेयर होगा, तो वो आवाज क्यों उठाएंगे। यही गिडन्स ने यहां बताने की कोशिश की है कि कैपिटलिज्म का नेचर चेंज हो गया है, अब वो वेलफेयर कैपिटलिज्म बन गया है। और इसीलिए गिडन्स का ये मानना था कि सिटीजनशिप राइट्स को विद इन अ लिबरल डेमोक्रेसी भी मेंटेन किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म को सिंथेसाइज कर दिया। इस थियरी का डीमेरिट भी यही है कि ये जो मॉडर्न वर्जन है ये मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ये कैपिटलिज्म को फेवर करता है और कहता है कि सिटीजनशिप राइट्स तो लिबरल डेमोक्रेसी भी मेंटेन किए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो इनके कैपिटलिज्म से रिलेटेड व्यूज हैं ये मार्क्सिज्म की ही क्लासिकल टीचिंग्स को निगेट करते हैं। वही मेरिट ये है कि ये वेलफेयरिज्म पर एम्फसाइज करता है कि बदलते समय के अनुसार कैपिटलिज्म वेलफेयर कैपिटलिज्म में तब्दील हो गया। ये लोगों का वेलफेयर करने लगा, चाहे इसका अल्टीमेट रीजन कुछ भी हो, पर वेलफेयर पर तो एम्फसाइज किया गया ना। वर्किंग क्लास को सोशियो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड किए गए, जो कि सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ये होती है मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। ये एक रीसेंट थियरी हम कह सकते हैं क्योंकि ये अपनी एक डेवलपिंग स्टेज में है। ये सिटीजनशिप को एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस मानती है। इसका मानना है कि सिटीजनशिप के राइट्स किसी भी प्रकार के क्लास स्ट्रगल का प्रोडक्ट नहीं होते हैं जैसे कि मार्क्सिस्ट मानते हैं, बट ये राइट्स रिजल्ट होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स का, जिसमें मेनली आती हैं सोशल मूवमेंट्स। तो ये यहां बताना चाह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स होते हैं वो सोशल मूवमेंट्स का रिजल्ट होते हैं। सोशल मूवमेंट्स की वजह से ये राइट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, ना कि किसी प्रकार के क्लास स्ट्रगल से। और इसीलिए हमें इन सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करने की जरूरत है ताकि हम सिटीजनशिप राइट्स की डेवलपमेंट को ट्रेस कर सकें। और इस थियरी के मेन कंट्रीब्यूटर है B.S. टर्नर। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिनमें से पूछा गया था कि इनमें से प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप का सपोर्टर कौन है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये एक ऐसी थियरी ऑफ सिटीजनशिप है जो डिफरेंट कल्चर्स, जेंडर, क्लासेस और रेसेस को इंपॉर्टेंस देती है। ये इस बात को मानती है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस, रेसेस और कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है। सो दैट मीन्स कि ये डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है और ये मानती है कि एक सोसाइटी में जितने भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं हमें उन्हें एनालाइज करने की जरूरत है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेस पर हो, लाइक डिस्क्रिमिनेशन विद विमेन, या रेस, रिलीजन, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या एज के बेसिस पर। किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में हमें उसे एनालाइज करने की जरूरत है, सो दैट ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जा सकें जिनके थ्रू इस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके और जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए ये सिटीजनशिप को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानते हैं। सिटीजनशिप की 3 मेन डायमेंशंस हैं, लेकिन एक सोसाइटी में सिर्फ यही राइट्स काफी नहीं हैं, हमें इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ये कहती है प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सिटीजनशिप। और इसीलिए ये कहते हैं कि सिटीजनशिप की प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। और एनालाइज कैसे करना चाहिए? सोशल मूवमेंट्स की स्टडी करके, ऐसी मूवमेंट्स जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट की जाती हैं।
ऐसी कई सोशल मूवमेंट्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट करी गई, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट, ब्लैक मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, वर्कर मूवमेंट्स, दलित मूवमेंट्स, चिल्ड्रन राइट मूवमेंट्स, आदिवासी मूवमेंट्स एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट। तो हमें इन मूवमेंट्स की स्टडी करनी चाहिए ताकि हम सिटीजनशिप की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें। क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल बिहेवियर रखा जा सके, उनको इक्वलिटी मिल सके, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यही तो एम होता है सभी प्रकार के राइट्स का, जो कि सिटीजनशिप के थ्रू गारंटी किए जाते हैं। पर अगर फिर भी डिस्क्रिमिनेशन है तो फायदा क्या इन राइट्स का? एंड दैट्स द रीजन ये डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। जो सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, जो अलग अलग कल्चर्स एक साथ एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हमें उसे सपोर्ट करने की जरूरत है। सो दैट मीन्स डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए भी हमें राइट्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। ऐसे राइट्स जिनके थ्रू अलग अलग रेसेस, कल्चर्स और रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सके। सो कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। तो ऐसे राइट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए जिनके थ्रू सोसाइटी में डाइवर्सिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में सभी के लिए यूनिफॉर्म रखी है, सब स्टूडेंट्स को वही वेयर करनी है, लेकिन आप सिख कम्युनिटी को ये राइट प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म के साथ अपनी टर्बन वेयर करेंगे, या मुस्लिम स्कूल गर्ल्स को आप हिजाब पहनने का राइट प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज द एंटायर पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी को उसी हद तक सपोर्ट करना चाहिए जहां तक एक सोसाइटी में यूनिटी मेंटेन रहे। अगर सोसाइटी की यूनिटी को खतरा हो रहा है, ऐसे में डाइवर्सिटी को सपोर्ट ना किया जाए। ये होती है प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सिटीजनशिप, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स को सोशल मूवमेंट्स का रिजल्ट मानती है। और ये मानती है कि अब तक सिटीजनशिप से जो रिलेटेड 3 मेन डायमेंशंस या कंपोनेंट्स हैं, जो कि हैं सिविल, पॉलिटिकल और सोशल, ये राइट्स भी सोशल मूवमेंट का ही नतीजा है। और अभी भी हमें सिटीजनशिप की प्रॉब्लम को एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कई सोसाइटीज में आज एक डाइवर्स कल्चर है, एक डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को स्पेस देने की जरूरत है सिटीजनशिप राइट्स में। दिस इज द होल आइडिया ऑफ प्लूरलिस्ट थियरी। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले यही कि ये अपनी एक डेवलपिंग स्टेज में है। दूसरी ये कि ये सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को लिमिटेड कर देती है टू द एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स के एनालिसिस तक ही सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को लिमिट रखती है। हालांकि इसका मेरिट भी है कि ये डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। पहली ऐसी थियोरी ऑफ सिटीजनशिप है जो डाइवर्सिटी पर एम्फसाइज कर रही है, जो अलग अलग कल्चर्स को सपोर्ट कर रही है और सोशल मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज कर रही है कि कैसे ये सोसाइटी में एक चेंज लाते हैं और कैसे हम इन मूवमेंट्स को स्टडी करके सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार कंप्लीट होती है हमारी थियोरीज ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें हमने टोटल 6 थियोरीज पर चर्चा करी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी थियोरी ऑफ सिटीजनशिप सबसे इंटरेस्टिंग लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।